नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं इस टेस्ट सीरीज में। आज भिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ आइए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं या संस्था स्वतंत्रता पूर्व मूल की है? ऑप्शन ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 2 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, 3 भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, 4 साहित्य अकादमी। जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग डिपार्टमेंट जो बनवाया था वो 1904 में कर्जन के समय बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में स्थापना इसकी की गई थी। और साहित्य अकादमी 1954 में। तो प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, देख लीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और एज ए डिपार्टमेंट की स्थापना 1904 में 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार मार्च 1891 में कोलकाता में इसका स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग के रूप में किया गया था। ठीक है। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के रूप में निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट, महाजनपदों का उदय। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, सेना के व्यय पर अत्यधिक सेना पर अत्यधिक व्यय में आर्थिक संकट, अशोक की धम्म नीति। अगला, अशोक की धम्म नीति के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। और 5वां, सिकंदर द्वारा आक्रमण। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारणों की हमें बताना है। महाजनपदों का उदय बहुत पहले हो गया था, तो ये कोई कारण नहीं है। ठीक है। सिकंदर का आक्रमण, हाँ, मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ से पहले हुआ था, तो ये भी कारण नहीं है। तो उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, सेना पर अत्यधिक व्यय से आर्थिक संकट और अशोक की धम्म नीति। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारण हम लोग देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारण हैं योग्य उत्तराधिकारियों की कमी, यही आपको सबसे पहले मानना है। हाँ, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रिया, ये पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। वित्तीय संकट, DD कौशाम्बी साहब ने बोला है। ठीक है। इसके अलावा और भी कारण देख लीजिए इसमें। हाँ, अगला प्रश्न, विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाँ, ये धरोहर स्थल दिए गए, ये राज्य दिया गया है। ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। हाँ, विक्टोरिया गोथिक
एंसेम्बल्स गोवा, जंतर मंतर दिल्ली, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। ठीक है, पहला ठीक है। विक्टोरिया गोथिक एसेंबल ये आपका मुंबई में होगा। जंतर मंतर आप जानते हैं दिल्ली में नहीं है, जयपुर में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 4। देखिए किस में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ये व्याख्या भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत में यह सुल्तान के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। हाँ। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी भूमिका सभी विभागों के प्रधान पर्यवेक्षक की होती थी और यह 4 महत्वपूर्ण विभागीय प्रमुखों में से एक था। यह सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए दीवान ए विजारत, ऑप्शन बी दीवान ए अर्ज, ऑप्शन सी दीवान ए इंशा, ऑप्शन डी बरीद ए मुमालिक। इसका सही आंसर होगा दीवान ए विजारत, ऑप्शन ए। इसका व्याख्या देखते हैं। सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय दीवान ए विजारत का था, जिसका प्रधान वजीर होता था और यह शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद भी होता था। अगला प्रश्न, हाल ही में रंपा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में रंपा मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासनकाल में हुआ था। तीसरा, इस मंदिर में पीठासीन देवता भगवान राम है। तो यह तेलंगाना राज्य में है, बिल्कुल ठीक है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के समय हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों 7वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, ये 12 से 31 के लगभग ये हुआ था। इस मंदिर में पीठासीन देवता राम है। राम न होकर यहां पर भगवान शिव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हाँ, इसे रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका निर्माण 12 से 31 में ईस्वी में काकतीय शासक राजा गणपत के देव के एक सेनापति राला रुद्रा द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के दौरान कई स्वदेशी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? राजतरंगड़ी, महाभारत, राग दर्पण। हाँ, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मित्रों, इन सभी का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है, हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजतंगड़ी का भी, महाभारत का भी और राग दर्पण का भी। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य संदर्भित करता है। ऑप्शन ए विशुद्ध नृत्य अनुक्रम को, जहां शरीर की गतिविधियां किसी भी भाव को व्यक्त नहीं करती हैं। ऑप्शन बी किसी विषय वस्तु के अर्थ को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्तिपूर्ण शारीरिक गतिविधि को। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिएगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नृत्य में 3 पहलू होते हैं।
नाटक, नृत्य और नृत्य। इनकी व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका उद्भव ज्ञान भारत में प्राचीन काल 6ठी शताब्दी ईस्वी से पहले में ही हो गया था? पहला धातु विज्ञान, दूसरा कागज का उत्पादन, तीसरा बारूद का निर्माण और फोर्थ रंग एवं रंजक बनाना। हाँ, धातु विज्ञान आप लोग पहले ही देख चुके थे, ठीक है। इसके बारे में आपको कई बारी जानकारियां भी मिलती हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त का ये विक्रमादित्य का लौह स्तंभ लेख, ठीक है। और इससे पहले भी मेटलॉजी का ज्ञान हो चुका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज और कांस्य और तांबा मिलाकर ब्रॉन्ज टिन और तांबा मिलाकर कांसा बनाया जाता था, ब्रॉन्ज बनाया जाता था, ठीक है। कागज का उत्पादन कश्मीर के शासक जैनुल अब्दीन के समय में होगा। बारूद का निर्माण दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब बाबर आएगा तब होगा, बाजौर और भेरा के किले पर। रंग एवं रंजक बनाना, ये दोस्तों बहुत पहले से इसके उदाहरण मिलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जहां 1 और 4 एक साथ हों, ऑप्शन बी 1 और 4। इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा। कांस्य युग से ही प्रारंभ हो जाता था, हाँ, कैलकोलिथिक कल्चर से ही मिलने लगता था। हाँ, भारतीय धातु विज्ञान का सर्वोत्तम उदाहरण दिल्ली में मेहरौली में स्थित वो स्तंभ लेख है, जिसमें अभी तक जंग या काई नहीं लगी है, ठीक है। और जो कागज का आविष्कार है, हान राजवंश जो चीन का है, ठीक है, एक चीनी अधिकारी को कागज का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और मध्यकाल में भारत में इसका प्रयोग होता है। हाँ, कश्मीर में विकसित हुआ और ये कश्मीर के सुल्तान रहे जैनुल आब्दीन के द्वारा स्थापित किया गया था, कश्मीरी शासक था। मुगलों के आगमन के बाद भारत में बारूद का निर्माण और इसका उपयोग भी प्रारंभ हुआ। यह मध्यकालीन खोज है, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में चारखाना या चौपड़, पच्चीकारी और पित्रादूरा की तकनीक किसके साथ संबंध रखती है? ऑप्शन ए लघु चित्रकला से, ऑप्शन बी सतह और दीवार की सजावट से, ऑप्शन सी औपचारिक उद्यान से और डी फ्रेस्को चित्रकला से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतह और दीवार की सजावट से। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इसमें दीवारों को सजाया जाता था और काफ़ी अच्छा होता था। आपने इसको ताजमहल में अच्छी तरह देखा होगा। अगला प्रश्न, रागमाला श्रृंखला की प्रसिद्ध चित्रकला मारू रागनी साहिबदीन द्वारा चित्रित की गई, यह चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन ए कांगड़ा चित्र शैली से, ऑप्शन बी गुगेर चित्रकला शैली से, ऑप्शन सी मेवाड़ चित्रकला शैली से, ऑप्शन डी किशनगढ़ चित्रकला शैली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेवाड़ चित्रकला शैली से। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी आपको चित्रकलाएं दी गई हैं। मेवाड़ी, किशनगढ़ी जिसे बनी ठगी भी बोला जाता है, बूंदी, ठीक है, जोधपुर शैली, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, उसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी करने के साथ साथ उन्हें निश्चित भी किया, ये बिल्कुल ठीक है। उसने घोड़ों को एक विशिष्ट मद के रूप में स्थापित करने हेतु बाजार में उनकी कीमतों में वृद्धि की, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं वो करेगा। उसने बाजार सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सहनाई मंडी की नियुक्ति की, ये भी ठीक है। तो पहला और थर्ड ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। उसको भारत विजय करनी थी, पूरा भारत जीतना था।
यद्यप उसे विश्व विजय भी करनी थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित था? पहला ऑप्शन हरिसेन, दूसरा कालिदास, तीसरा सुश्रुत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित कालिदास ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, कहीं भी हाँ ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में 2 और 3 माना है, ऑप्शन सी में 1 और 2 माना है, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 माना है। ध्यान रखिएगा, 3 तो नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ये हर्षण समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लिखने वाले थे और दरबारी भी थे। कालिदास के बारे में आप जान ही गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑप्शन 2 अकेला नहीं है, 1 और 2 साथ साथ दिए गए हैं। देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो, ऐसे प्रश्न आए तो कृपया करके उत्तर को सटीक तरीके से मारिए, जो नियरेस्ट हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 अकेला न होने की वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा विवेक से करें, अपनी बुद्धि लगा के करें। जो भी आपको ऑप्शन दिया गया हो उसके नियरेस्ट मारने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, ये सॉरी माफ कीजिएगा, गुप्त का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी सारे मैंने आपको दे दिए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेलालर, ये दक्षिण भारत से प्रश्न है, बड़े जमींदार। दूसरा उछवार, ये दास। तीसरा अदमई, हलवाई। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये एक नया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि बड़े जमींदार, इनको बेलालर, हलवा, उछवार, दास या अदमई बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में विदत, पहला, उत्तर वैदिक काल में विदत, सभा और समिति जैसी लोकप्रिय संस्थाएं पूर्णतः विलुप्त हो गई थीं। दूसरा, सर्वोच्च ऋग्वेदिक देवता इंद्र और अग्नि ने उत्तर वैदिक काल में अपना महत्व खो दिया। तीसरा, गोत्र की संस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई और लोग बहिर्विवाह की प्रथा अपनाने लगे। अब जरा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। जरा पहले को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति, विदत, सभा और समिति जैसी लोकप्रिय संस्थाएं पूर्णतः लुप्त हो गई थी। दोस्तों, पूर्ण तरह लुप्त नहीं हुई थी, तो ये गलत हो गया। अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापुत्र की पुत्रियां हैं। सर्वोच्च ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि ने उत्तर वैदिक काल में अपना महत्व खो दिया। ये बात ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में उन देवताओं की ज़्यादा स्तुति की गई है जो लड़ाई वगैरह से संबंधित हो। ठीक है, जो विनाश के देवता हों। और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में उन देवताओं के बारे में ज़्यादा कहा गया है, उनकी प्रशंसा की गई है जो विनाश के देवता हों। और उत्तर वैदिक काल में उन देवताओं का ज़्यादा वर्णन किया गया जो सृजन के देवता हों। तो महत्व खो दिया, ये ठीक है, इम्पोर्टेंस खो दिया। हाँ, गोत्र की संस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई, और ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 और 3। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें जैन धर्म द्वारा अपनाया गया प्राकृत भाषा को। दूसरा, यह सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी 1 और 2, क्योंकि प्राकृत भाषा जैन धर्म द्वारा अपनाई गई थी और यह सासवानों की राज की भाषा थी। ये वही व्याख्या भी दी गई है। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।